फ्रेंड्स, मैं हूं जमदार अंसारी और आप लोगों के लिए लेके आया हूं टेट, सीटेट और सुपर टेट के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जिसमें 10 लगातार टेट और सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट चलेंगे, जिसका आप लोग भरपूर लाभ ले सकते हैं और जो टोटल सिलेबस पर आधारित होंगे। आइए समय को न गंवाते हुए सीधे हम अपने प्रश्नों पर आते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स उल्फ, यानी बहुवचन बताना है उल्फ्स का बहुवचन बताना है हमको। तो आप साथियों देखेंगे उल्फ्स का बहुवचन जो होता है वो होता है उल्फ्स। जानते हैं कि जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ही होता है उसको बहुवचन बनाते समय भी ईएस जोड़ के बहुवचन बनाया जाता है। इसके साथ कई अपवाद भी हैं, उसको बाद में देख लिया जाएगा। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स लाइक। तो लाइक के लिए सही प्रीफिक्स होगा, क्योंकि प्रीफिक्स शुरू में लगता है और सफिक्स बाद में लगता है, इसलिए यहाँ लाइक के लिए सबसे अच्छा प्रीफिक्स होगा डिस, इसलिए हो जाएगा डिसलाइक। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ मीनिंग गिवन वर्ड्स गिल्टी। गिल्टी मीन्स होता है अपराधी और इनोसेंट मीन्स होता है निर्दोष, इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन अपना होगा इनोसेंट, ऑप्शन नंबर ए। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। सिमिलर जब पूछे तो समझ लीजिएगा कि सिनोनिम्स की बात कर रहा है। डिलीजेंट मीन्स होता है परिश्रमी या उद्यमी, तो हम कह सकते हैं डिलीजेंट मीन्स अगर परिश्रमी या उद्यमी, तो परिश्रमी की दूसरी इंग्लिश यहाँ पर दी गई है इंडस्ट्रियस। क्या कह सकते हैं साथियों? इंडस्ट्रियस। सेंस द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो हम इसको देखेंगे पैसिव वॉइस में बदलना है। ए कारपेंटर वाज मेकिंग ए टेबल, तो आप जानते हैं कि ये सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनाते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट वाला आप ऑब्जेक्ट को उठाते हैं और जैसे ही ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो उसके अनुसार वर्ब लगानी पड़ती है, तो हो जाएगा ए टेबल, उसके बाद वॉज बीइंग मेड, यानी ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों पैसेज है, पैसेज को थोड़ा सा पढ़ते हैं। द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड इज टाइम, बिकॉज थिंग ऑफ वर्ड्स कैन बी इंक्रीज एंड आर डिक्रीजेस, बट इज नॉट वन कंट्रोल ऑफ एक्सटेंड इवन द सिंगल मोमेंट time. As time goes on, person has nothing but is more important to students. साथियों पैसेज को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको जूम इन कर लो, क्योंकि यहाँ बाकी चीज़ें यहीं लिखी गई हैं। देखिएगा साथियों, लिखा है कि एज द टाइम गोज ऑन पर्सन हैज़ नथिंग बट रिमोर्स, टाइम इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट, द एम ऑफ स्टूडेंट टू गेट एजुकेशन। सबसे पहला सवाल पूछा है कि व्हाट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इज़ द वर्ल्ड्स। संसार में सबसे महत्वपूर्ण या मूल्यवान वस्तु क्या है? तो आप भली भांति जानते हैं कि टाइम है। टाइम कभी लौट के नहीं आता साथियों, तो छठवें का आंसर हो जाएगा टाइम, सही आंसर है बिल्कुल। व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट किस तरह का नाउन है? तो बहुत आसान है, कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है सर? कॉमन नाउन है। आइए आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। जी, पूछा है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग गिवन वर्ड्स। इंक्रीज, इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ोतरी करना या वृद्धि करना या उन्नति करना, तो इसका रैपिड मीन्स तेज, स्मॉलर मीन्स छोटा। रेड्यूसन, सही आंसर होगा सर रेड्यूसन मीन्स होता है छोटा करना, कमी करना, कटौती करना। फिल इन द विथ अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ स्मोकिंग पब्लिक हैज़ बिन, तो आप जानते हैं कि जैसे ही जब बेमेल क्रिया आती है, जैसे हैज़ बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, लेकिन आईएनजी नहीं है, चूँकि बगल में बाई दिया है, तो अंदाज़ा हमारा ये होगा कि पैसिव वॉइस है, इसलिए क्रिया की थर्ड फॉर्म ढूंढेंगे। और इसमें चूँकि सबसे पहले हमको जानना होता है कि एक क्रिया होती है प्रोविटेड, जिसका अर्थ होता है प्रतिबंधित करना, जिसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढेंगे तो हो जाएगा प्रोविटेडेड।
हाँ, प्रोहिबिटेड हो जाएगा। चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स क्विज। क्विज का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? तो भली भांति साथियों क्विजेज क्या हो जाएगा, ईएस जुड़ता है इसमें, क्विजेज डबल जेड रहेगा, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड वर्ड्स? तो देखिए एनमिटी सही है, कोलेट सही है, प्रिविलेज सही है, डेलीशियस गलत है दोस्तों, क्योंकि DELICIOUS होता है डिलीशियस में। पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट, पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। थोड़ा सा साथियों जूम कर लेने दीजिए, फिर बात करते हैं। कह रहा है कि पॉइंट आउट ऑफ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। ही सेड टू मी आई विल डू इट नाउ। तो देखिए साथियों, सबसे पहले 5 नियम को ध्यान में रखा जाता है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब बदलते हैं, पहला नियम होता है। दूसरा, कॉमा को हटाते हैं। तीसरा, पर्सनल प्रोनाउन बदलते हैं। चौथा, टेंस बदलते हैं। और पांचवा, निकटता सूचक शब्द बदलते हैं। सबसे पहले देखिए, चूंकि वाक्य असर्टिव है तो सैड बदल जाएगा टोल्ड में। तो सैड टू को बदल दिया टोल्ड में, सब जगह है, 3 जगहों पर है, A, C, D में। उसके बाद कॉमा को हटाइए, दैट। देखिए कहाँ कहाँ है, यानी दैट A में है और D में है, C में नहीं है। तो आप A और D की तरफ पहले भागिए। उसके बाद आई आता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। अगर लड़का होता है तो ही लिखते हैं, लड़की होती है तो सी लिखते हैं। तो पहले में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में भी, चौथे में भी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। टेंस बदलते हैं, विल बदल जाएगा वुड में। यहाँ देखिए वुड नहीं, विल नहीं बदला और यहाँ बदल गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए सही हो जाएगा। तो हम ए को ही राइट आंसर मान लेंगे। वी शुड रिफ्रेन। देखिएगा सर दोस्तों, रिफ्रेन जो होता है उसके साथ हम सदैव, रिफ्रेन याद रखिएगा, रिफ्रेन के साथ सोचना ही नहीं है, एकदम फिक्स प्रीपोजिशन होता है फ्रॉम। रिफ्रेन के साथ क्या यूज करेंगे सर? फ्रॉम। आपको कहीं से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं 74 की तरफ। 74 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ कंजक्शन? किस सेंटेंस पे कंजक्शन है? ही हैज़ हेल्प मी नहीं है, आई हैव सम फूड नहीं है, वी नो दैट गॉड इज ऑलमाइटी, इसमें दैट है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा ये, हाँ, अब यहाँ से जूम कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसमें हमें, अगर हम यूँ कहें तो वह सब जिसमें गुण, भाव तथा अवस्था का बोध होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो बॉय में कहीं अवस्था, गुण, भाव, स्टेट में भी राज्य है, सिल्वर है, ऑनेस्टी है सर, ऑनेस्टी ईमानदारी। जैसे गुड मीन्स अच्छा होता है और गुडनेस मीन्स अच्छाई। तो हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन होता है जिसको ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पर पहुंचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंस? तो असर्टिव आप जानते ही हैं, जो स्वीकारात्मक वाक्य होता है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के फॉर्म होते हैं। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन मार्क मिला तो ये जाहिर सी बात है प्रश्नवाचक है। दूसरा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिला तो ये भी, यहाँ भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिला। सिर्फ टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, ये है हमारा असर्टिव सेंटेंस। पॉइंट आउट ऑफ द सेंटेंस विच इज इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उस सेंटेंस को पता कीजिए जो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में हो। तो देखिएगा विच इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो डू नॉट वाला तो पहले ही कट गया, वर वाला तो पहले ही कट गया, हैड भी पहले ही कट गया, यानी कि सबसे पहला हमारा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए यहाँ थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस गिवन बिलो, कंसल्ट ए फिजिशियन। तो देखिए जब भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से कोई वाक्य शुरू होता है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से कोई वाक्य शुरू होता है तो ऐसे वाक्यों में हम आदेश, सलाह, सुझाव, प्रार्थना तथा निर्देश का भाव रखते हैं।
इसलिए वो वाक्य चला जाता है इम्परेटिव सेंटेंस में। कहाँ चला जाता है सर? इम्परेटिव सेंटेंस में। What is the subject of the following sentence? The flooded river has brought death and destructions. देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप कह सकते हैं कि इसमें क्या सब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत हुआ है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है अमूमन तौर पर। लेकिन आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि हम चेक करेंगे कि इस वाक्य में काम कौन कर रहा है। या ये भी कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है। लेकिन यहाँ फ्लडेड रिवर हैज़ ब्रॉट डेथ एंड डिस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लडेड रिवर, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर से देखिएगा सर, प्रश्न नंबर 80 है, फिल इन द ब्लैंक विथ ए सुटेबल प्रोनाउन। द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न का इस्तेमाल किया है यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में। कह रहा है कि जो कंपनी है वो एक प्रोनाउन है, कंपनी नाउन है, इसके लिए एक प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा। तो जानते हैं कंपनी निर्जीव है इसलिए इट का इस्तेमाल किया जाएगा। और जब हम इसके ऑब्जेक्ट के रूप में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट इट ही होता है। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम ए लेक्चरर इन द सेंटेंस वॉज अपॉइंटेड। तो जो अपॉइंटेड होता है वो वर्ब का काम करता है। अपॉइंटेड क्या कर दिखाता है? वर्ब। ए वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, यानी यहाँ पर तो एक्शन वर्ब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में है तो हम यहाँ सीधे सीधे चलेंगे वर्ब के तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस ढूंढा जाता है जो मेल क्रिया होती है। माने अगर हम ये कह सकते हैं कि इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी के साथ आईएनजी हो, हैज़, हैव, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, किसी भी मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, तो हम कह सकते हैं कि वर्ब एक्टिव वॉइस में है। यानी ही वॉज टॉट, देखिए यहाँ पर बेमेल हो गया है, ये गलत हो गया। बेमेल होने का मतलब वाज के साथ आईएनजी आना चाहिए था। माई चिल्ड्रेन, ठीक है, लेकिन इज, एम, आर के साथ आईएनजी आना चाहिए, भी गलत हो गया। एवरीवन नोज, एवरीबॉडी नोज गांधी जी, चलिए ये कुछ हद तक ठीक है। ही विल बी के साथ भी थर्ड फॉर्म आना चाहिए, इसलिए थर्ड वाला ही ऑप्शन सही है, एवरीवन नोज गांधी जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड एडजेक्टिव नाउन पेयर। ध्यान में रखिएगा, प्राउडी का प्राउड गलत है, ये तो गलत निकला। चेयरफुल का चेयरली, ये भी गलत है। हैप्पी जो होता है एडजेक्टिव होता है और हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसलिए यही सही है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सही प्रश्नों का समावेश है इसमें, आप लोग इसको आनंदित होकर खूब कायदे से देखें। इन द सेंटेंस यू आर कॉलिंग माई सर्वेंट, पॉइंट आउट द टेंस। यू आर कॉलिंग माई सर्वेंट, तो जाहिर सी बात है कि इस एम आर के बाद आईएनजी किस टेंस में होता है? तो आपका होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। है क्या इसमें? हाँ, एक एडिशनल जानकारी 2 बार टेट में पूछा जा चुका है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस किसे कहते हैं या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेडी टू डू ड्यूटी। हिम होगा नहीं, क्योंकि यहाँ चूँकि ड्यूटी के पहले लगाना है तो पॉजेसिव, और देयर होगा नहीं क्योंकि ईच, आइदर, नाइदर आता है। तो आप जानते हैं कि एक वचन का प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो एक वचन सिंगुलर नंबर यहाँ पर एक ही दिखाई दे रहा है, वो क्या है? हिज। सही है, यहाँ पर हम भर देंगे हिज। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। ए क्विक रीडिंग ऑफ पैसेज लुकिंग फॉर द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज। देखिए बहुत ही शानदार बात कर रहा है, कहा है कि ए क्विक रीडिंग ऑफ पैसेज लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज, यानी हम कह सकते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी पैसेज को पढ़ना, हम किस तरह के इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे हैं। पहला दिया है इंटेंसिव रीडिंग, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, स्कीमिंग। तो देखिए जाहिर सी बात है कि इंटेंसिव रीडिंग जो होता है, हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिव रीडिंग
तो होगा नहीं, एक्सटेंसिव रीडिंग तो होगा नहीं। यानी हम सबसे पहले बात करें तो इसमें हो सकता है, अगर क्विक रीडिंग होती है तो स्कैनिंग कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं सर? स्कैनिंग। क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो स्कैन करते हैं। जैसे इसकी स्कैनिंग और स्कीमिंग में क्या अंतर है, तो ध्यान से देखिएगा। हम कह सकते हैं कि स्कीमिंग एंड स्कैनिंग आर रीडिंग टेक्निक्स दैट यूज रैपिड आइज मूवमेंट एंड कीवर्ड्स टू मूव क्विकली थ्रू टेक्स्ट ऑफ स्लाइटली डिफरेंट पर्पजेस। ये हम स्कीमिंग के लिए कर सकते हैं। लेकिन स्कैनिंग जो होता है, ध्यान से देखिएगा, जो अपना ऑप्शन सही है। हम कह सकते हैं स्कैनिंग इज द रीडिंग रैपिडली टू फाइंड स्पेशल फैक्ट्स। माने हम जल्दी जल्दी किसी विशेष सच्चाई को जानने के लिए कोई चीज़ उपयोग करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? स्कैनिंग। माने क्विक रीडिंग कह सकते हैं आप लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए, थोड़ा सा अंतिम पड़ाव पर हम लोग पहुंच रहे हैं। कह रहे हैं चूज द अपोजिट मीनिंग इन द मीनिंग टू गिवन वर्ड्स। हार्वेस्ट। देखिए, हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल को काटना, यानी कटाई करना। तो जाहिर सी बात है, फसलों को रोपने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? प्लांट। देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। एन ऑक्सीमोरम, हम कह सकते हैं कि एन ऑक्सीमोरम विरोधाभास क्या है? पेयर ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स इन देयर यूजेस ए कॉम्प्लेक्स मीनिंग। इट इंटेंस एग्जैजरेशन मेक्स ए कंपैरिजन स्टार्टिंग टू वन थिंग इज लाइक अदर डिस्काउंट। देखिए, ऑप्शन तो इसमें पहला ही सही लग रहा है और है भी। कहते हैं कि विरोधाभास में क्या होता है? दो परस्पर विरोधी वस्तुएं जो अपना विरोधी गुण दर्शाती हैं, जैसे ही इज रेगुलरली इरेगुलर, लव इज ए स्वीट पॉइजन। इसी तरह से कई एग्जाम्पल, क्रूएल, काइंडनेस, लिविंग, डेथ, ये सब कह सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चूज द वर्ड विच कैन बी substitute फॉर द गिवन वर्ड्स। द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। फिर कह रहा है, देखिएगा, कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब होगा ऑटोनोमी। क्या कह सकते हैं? ऑटोनोमी। यानी कह रहा है कि स्वायत्ता, हम इसे स्वायत्ता कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑटोनोमी। देखिए, एक और शब्द दिया है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन माने होता है स्वचालन। ऑटोक्रेसी तो आप जानते हैं, एक तंत्र। और ऑटोगेमी मीन्स होता है स्वयुग्मन। इसलिए आप सीधे सीधे ऑप्शन डी की तरफ जाइए, ऑटोनॉमी। द स्किल ऑफ लाउड रीडिंग इज मोस्ट यूजफुल। द स्किल ऑफ लाउड रीडिंग इज मोस्ट यूजफुल। कह रहा है कि तेज पढ़ना। पहले समझिए, रीडिंग अलाउड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पेरेंट्स एंड टीचर कैन डू विथ चिल्ड्रेन एट लोअर लेवल्स ऑफ लर्निंग। इट बिल्ड्स मेनी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल स्किल्स सच एज, जैसे क्या क्या ये देता है? सॉफ्टनेस इज फोकसेस, इंक्रीज इज वोकैबुलरी, results in greater reading comprehension, improve in listening and reading skills। तो हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि, ध्यान से देखिएगा, हाई लेवल लर्निंग, लोअर लेवल लर्निंग, ए बोथ हायर एंड लोअर लेवल, ए रियल लाइफ। यानी अंतिम क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा बी नंबर, ए लोअर लेवल लर्निंग। ये बच्चे को तेज तेज पढ़ाकर हम अच्छे से अच्छे ज्ञान को अर्जित करा सकते हैं। दोस्तों, ये मेरे लाइफ का पहला वीडियो था जो किसी PDF के द्वारा बनाया गया था। हो सकता है कि आप लोगों को कुछ कमियां नज़र आए। आप इसे ज़रूर देखिएगा और अपने अन्य ग्रुपों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि लगातार 10 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे टेट के, उसके बाद 10 सीटेट के, और जब तक सुपर टेट नहीं होगा लगातार सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट देने का मैं वादा करता हूं आप लोगों को। आप लोगों के लिए मेहनत करने का प्रयास करूंगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।